ओके, तो पिछली क्लास में मैंने आपको याद होगा तो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखना ये एक्सप्लेन कर दिया था। हुन्स रूल, बाउस प्रिंसिपल और इस तरह की कई और चीजें थी जिन पर हम लोगों ने चर्चा कर ली थी। तो मैं चाहूंगा कि आज आपको इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशंस के बारे में थोड़ा सा और बताया जाए, क्योंकि वहां पर कुछ एक एक्सेप्शंस भी आते हैं। इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशंस में कुछ एक एक्सेप्शंस भी आते हैं, तो बेहतर होगा कि मैं पहले आपको इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन के बारे में थोड़ा और आइडिया दे दूं। जैसे अगर मैं एस ब्लॉक की बात करूं, अगर मैं शुरुआत करूं इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ऑफ एस ब्लॉक, तो जरा देखिए, हाइड्रोजन का एटॉमिक नंबर 1, लिथियम का होता है 3, सोडियम का 11, पोटेशियम का 19, रुबिडियम का 37, सीजियम का 55 और फ्रैंकियम का 87। अच्छा, ये आया कैसे भाई? हाइड्रोजन का 1 है, इसमें 2 जोड़ने पर आएगा 3, इसमें 8 जोड़ा गया, इसमें 8 ऐड किया गया, इसके बाद इसमें 18 ऐड हुआ, फिर 18 ऐड हुआ और उसके बाद 32 ऐड हुआ। मतलब आप ऐसे भी याद रख सकते हो कि पहले पीरियड से दूसरे में जाने पर 2 ऐड करना है, दूसरे से तीसरे में जाने पर 8 ऐड करेंगे, 2 8 8 18 18 32 ये ऐड करेंगे तो आपको डिफरेंट एलिमेंट्स का एटॉमिक नंबर मिल जाएगा। अब अब हाइड्रोजन का कॉन्फ़िगरेशन क्या है? 1s1, लिथियम का है 1s2 और 2s1, क्योंकि टोटल 3 इलेक्ट्रॉन है। ऐसे सोडियम की बात करेंगे तो आ जाएगा 1s2 2s2 2 पे 6 और इसके बाद आपका 3s1, क्योंकि टोटल 11 इलेक्ट्रॉन है। ऐसे तुम पोटेशियम का लिखोगे तो लास्ट में यहां पर आएगा 4s1, रुबिडियम का लिखोगे तो 5s1, सीजियम के लास्ट में 6s1 और फ्रैंकियम के लास्ट में 7s1। मतलब अगर मैं बात करूं एस ब्लॉक के पहले पीरियड के या पहले ग्रुप के एल्केली मेटल्स की, तो सबके लास्ट में एस में एक अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन होगा। और ये आप लोग खुद से लिखकर भी देख सकते हो कॉन्फ़िगरेशन, इसमें ऐसा कुछ लर्न करने या मेमोराइज करने जैसा नहीं है, आप खुद से लिख सकते हैं। ऐसे बेरिलियम एटॉमिक नंबर होता है 4, क्योंकि ये सेकंड पीरियड से शुरू होता है। ध्यान रखना, कहां से शुरू होता है? सेकंड से। तो एक बार 8 जोड़ने पर 12, अब 2 बार 8 जोड़ना होता है ना, तो अब आ जाएगा 20, फिर 18 जोड़ने पर 38, एक बार और 18 जोड़ेंगे तो 56 56 और फिर 32 ऐड करेंगे तो 88। बाकी इन सबके लास्ट में आएगा, इसमें आएगा 2s2, इसमें 3s2, इसमें 4s2, यहां पर 5s2, 6s2 और 7s2। बाकी इनर शेल्स का कॉन्फ़िगरेशन तो आप खुद से लिख सकते हो। तो आपके एल्केलाइन अर्थ मेटल में सारे एलिमेंट्स के लास्ट में एस सब शेल में 2 इलेक्ट्रॉन और एल्कली मेटल्स में सभी के लास्ट में एस सब शेल में 1 इलेक्ट्रॉन। तो ये बड़ा सिंपल सा डिस्कशन है वैसे, मतलब यहां कुछ ऐसा भारी नहीं है। अच्छा, पी ब्लॉक की बात करें अगर, जरा सुनिएगा। पी ब्लॉक में पहले तो तुम लोग ये समझ लो कि बोरान जो है वो सेकंड पीरियड का एलिमेंट है, एल्यूमिनियम थर्ड पीरियड का, कैल्शियम गैलियम आपका चौथे पीरियड में, इंडियम 5वें पीरियड में और थाइलियम जो है 6ठे पीरियड में। तो जब तुम सेकंड पीरियड में बोरान की बात करोगे जिसका एटॉमिक नंबर 5 है, तो 8 जोड़ने पर 13 आ जाएगा। इसके बाद फिर 18 जोड़ने पर 31, फिर 18 जोड़ने पर 49 49 और फिर 32 ऐड करने पर 81। सिमिलरली 6 + 8 14 + 18 32, फिर 50 आएगा और फिर आ जाएगा 82। सुनते रहिएगा, यहां पर 7 से शुरू होगा, 8 और 7 15 और 18 33 33, फिर 18 ऐड करो तो कितना? 51 देन 32 बिस्मथ 83। तो एटॉमिक नंबर क्वेश्चन में दिया नहीं होता है, ऐसे आपको याद रखना होता है। ऑक्सीजन का 8 है, 8 ऐड करने पर 16 + 18 34 + 18 52 + 32 तो पोलोनियम आएगा 84। यहां पर फास्फोरस का 9 + 8 17 + 18 35 ब्रोमीन, फिर आपके आयोडीन के लिए 18 ऐड करेंगे तो 53 + 32 तो एस्टेटाइन 85 80 एस्टेटाइन 85। यहां हीलियम जो है फर्स्ट पीरियड में आता है, अकेला हीलियम जो है वो टॉप पर है फर्स्ट पीरियड हाइड्रोजन के सामने।
तो 8 ऐड करने पर 10, एक बार और ऐड करेंगे तो 18 आर्गन के लिए, फिर 18 ऐड करें तो क्रिप्टन के लिए 36, जेनॉन 18 ऐड करने पर 54 और 32 ऐड करने पर रेडॉन 66। जरा ओके करो, आप लोगों को ये समझ आया कि नहीं? ये जो मैंने लिखा यहां पर एटॉमिक नंबर का तरीका, ये आपको क्लियर हुआ? अब रही बात कॉन्फ़िगरेशन की, जैसे बोरान आएगा 1s2 2s2 और 2p1, तो इसका आखिरी शेल सेकंड शेल है जिसमें 2s2 2p1 है। ऐसे यहां चलोगे तो आखिरी शेल 2s2 2p2 आएगा। इसका आखिरी शेल, भाई सबका आखिरी शेल तो वही रहेगा, बस इलेक्ट्रॉन एक एक करके बढ़ेगा। सभी का लास्ट शेल तो सेम रहेगा ना, बस इलेक्ट्रॉन 1 बाय 1 एंटर करेगा पी सब शेल में। यहां पर आएगा 2s2 एंड 2p4, फ्लोरीन आएगा 2s2 और 2p5, और आपका नियॉन आएगा 2s2 और 2p6, और हीलियम उससे पहले जस्ट 1s2 था। अब इनके नीचे अगर जाएंगे तो अगर ये 2s2 2p1 है तो ये 3s2 3p1 आएगा, ये आपका 4s2 4p1 रहेगा, ये आपका 5s2 5p1, क्योंकि बाकी अंदर का कॉन्फ़िगरेशन तो सेम रहेगा, मतलब नंबर ऑफ शेल्स बस बढ़ेंगे, और लास्ट का तो कॉमन ही है सभी का। ऐसे तुम यहां भी लिख सकते हो सभी का, यहां भी लिख सकते हो, बस एक एक करके शेल नंबर को बढ़ाते जाएं, एक एक करके शेल नंबर को बढ़ाते जाएं, तो आप सभी यहां पर पी ब्लॉक एलिमेंट्स का भी कॉन्फ़िगरेशन लिख सकते हैं। जरा बताइए, यह भी क्लियर है ना आपको? इसमें ऐसा कुछ मैं भारी डिस्कशन नहीं कर रहा हूं, ठीक है? यह सिंपल है कि एलिमेंट्स का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन कैसे लिखा जाता है। आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं डी ब्लॉक में। लेकिन डी ब्लॉक में यहां पर एक एक्सेप्शन है, तो मैं पहले वो समझाना चाहूंगा, कंप्लीटली फिल्ड एंड हाफ फिल्ड रूल। बात समझिएगा, कंप्लीटली फिल्ड एंड हाफ फिल्ड रूल, यह समझाना चाहूंगा। कभी भी अगर समझिएगा S2D4 होगा ना, तो आप समझ लीजिए वो S1D5 में चला जाएगा। क्वेश्चन अराइज होता है ऐसा क्यों? कभी भी किसी के पास S2D4 होगा डी सबशेल में, तो S2D4 S1D5 में चला जाएगा। कारण सुनना, S2D4 में S में 2 इलेक्ट्रॉन हैं और डी सबशेल में 4 इलेक्ट्रॉन है, 1 2 3 4, और डब्बे यहां टोटल 5 होते हैं। अच्छा, कोई मुझे बता सकता है, जो मैं आपको सिखा रहा था हुन्स रूल ऑफ मैक्सिमम स्पिन मल्टीप्लिसिटी, मैं आपको सिखा रहा था हुन्स रूल ऑफ मैक्सिमम स्पिन मल्टीप्लिसिटी, तो मैंने आपको समझाया था कि अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन आपस में एक्सचेंजेस कर लेते हैं। मतलब ऐसा संभव है कि ये इसके साथ एक्सचेंज कर ले, इसके साथ एक्सचेंज कर ले, इसके साथ एक्सचेंज कर ले, ये इसके साथ कर सकता है और इसके साथ। एक्सचेंज का मतलब एक दूसरे की पोजीशन बदल सकता है, और ये वाला इसके साथ एक्सचेंज कर सकता है। तो कोई मुझे तुम में से बता सकता है यहां पर नंबर ऑफ एक्सचेंजेस कितने हैं? नंबर ऑफ एक्सचेंजेस जो है पॉसिबल यहां पर कितने हैं? तो ये वाला पहला वाला 3 एक्सचेंज कर रहा है, दूसरा वाला 2 और तीसरा वाला 1, तो टोटल 6 एक्सचेंजेस हैं, 6। अब अगर मैं S1D5 की बात करूं, मतलब अगर S का एक इलेक्ट्रॉन D में ट्रांसफर हो जाए, अगर S का एक इलेक्ट्रॉन कहां ट्रांसफर हो जाए? D में ट्रांसफर हो जाए, तो आप जरा यहां समझिए क्या स्थिति आएगी। S ऑर्बिटल में 1 आएगा और D ऑर्बिटल में इलेक्ट्रॉन्स का नंबर आएगा 5, 1 2 3 4 5। और अब अगर तुम लोग एक्सचेंज काउंट करो तो ये इन 5 से एक्सचेंज कर सकता है, ये इनसे कर सकता है। तो एक्सचेंजेस अगर काउंट किए जाएं तो पहला वाला अनपेयर्ड बाकी के 4 से, दूसरा वाला अनपेयर्ड बाकी के 3 से, तीसरा वाला अनपेयर्ड बाकी के 2 से कर सकता है, और लास्ट वाला बाकी के 1 से कर सकता है। तो यहां पर नंबर ऑफ एक्सचेंजेस आ जाएंगे 10, और इसलिए ये वाला सिस्टम ज्यादा स्टेबल होता है, मोर स्टेबल। समझिएगा, मोर स्टेबल क्यों? क्योंकि यहां एक्सचेंजेस ज्यादा हो रहे हैं। एक्सचेंजेस से स्टेबिलिटी बढ़ती है, क्योंकि इलेक्ट्रॉन की स्टेबिलिटी बढ़ती है, फ्रीडम बढ़ती है, डिग्री ऑफ फ्रीडम बढ़ती है।
तो कंप्लीटली हाफ फिल्ड रूल ये कहता है, कंप्लीटली हाफ फिल्ड रूल ये कहता है कि कभी भी अगर डी में 4 इलेक्ट्रॉन हुए तो वो 5 में कन्वर्ट हो जाएगा। समझिएगा बात को। अच्छा, क्वेश्चन ये अराइज होता है कि एक इलेक्ट्रॉन जो एस ऑर्बिटल से आप डी में ले जाओगे, वो एनर्जी कहां से आएगी? बात समझोगे, बात समझना। जैसे यहां पर आपके पास आप देखोगे एन एस में 2 हैं और n-1 डी में 4 हैं। समझो बात को। एक इलेक्ट्रॉन एस से डी में गया तो क्वेश्चन अराइज होता है कि जो एनर्जी रिक्वायरमेंट है, एनर्जी रिक्वायर्ड, वो एनर्जी कहां से आएगी? अगर एक इलेक्ट्रॉन एस वाला डी में ट्रांसफर कर दें तो एनर्जी कहां से आएगी? तो वो कहता है जब यहां से वहां आप जाते हैं तो नंबर ऑफ एक्सचेंजेस बढ़ते हैं। सुनिएगा, जब नंबर ऑफ एक्सचेंजेस बढ़ते हैं तो सिस्टम स्टेबलाइज होता है, सिस्टम की स्टेबिलिटी थोड़ा और अटेन करता है वो, और इस प्रोसेस में वो एनर्जी को रिलीज करता है। जब कोई चीज स्टेबल होती है तो एनर्जी को रिलीज करती है। मैं दोबारा बोल रहा हूं, जब 6 एक्सचेंजेस की जगह 6 एक्सचेंजेस की जगह 10 एक्सचेंजेस होंगे तो जो एक्सचेंज एनर्जी रिलीज होगी, क्योंकि सिस्टम स्टेबलाइज होगा और स्टेबिलिटी बढ़ने पर एनर्जी घटती है, एनर्जी का लॉस होता है, तो वो एनर्जी इस इलेक्ट्रॉन को उस ऑर्बिटल में ट्रांसफर करने में हेल्प करती है। लेकिन ध्यान रहे, एनर्जी सिर्फ इतनी होती है कि एक ही इलेक्ट्रॉन का ट्रांसफर हो सकता है। मतलब अगर S2D4 है तो S का एक इलेक्ट्रॉन D में चला जाएगा, लेकिन अगर S2D3 है और आप सोचें कि यहां पर 2 इलेक्ट्रॉन D में चले जाएं, यह अलाउड नहीं है, क्योंकि एक्सचेंज एनर्जी इतनी नहीं होती है कि 2 इलेक्ट्रॉन का ट्रांसफर कर सके, वो सिर्फ एक ही इलेक्ट्रॉन का ट्रांसफर करती है। बात समझे? तो कभी भी अगर S में 2 और D में 4 है तो वो D में 5, क्योंकि D में 5 होंगे तो कंप्लीट हाफ फिलिंग हो जाएगी। कंप्लीट हाफ फिलिंग का मतलब सभी में एक एक इलेक्ट्रॉन सिमेट्रिकल मैनर में आ जाएगा। तो मैं कह रहा हूं कि ट्रांसफर सिर्फ एक इलेक्ट्रॉन का ही D में होगा, 2 या 3 का नहीं होगा। तो जब भी D4 होगा, D4, तो वो एक इलेक्ट्रॉन S से निकाल लेगा। जरा आप लोग बताइए, ये समझ आ रहा है आपको? D में जब भी 4 होगा तो वो S के एक इलेक्ट्रॉन को ट्रांसफर कर लेगा, 2 इलेक्ट्रॉन का ट्रांसफर नहीं होगा। और एक बात बताऊं, कभी भी ऐसा भी नहीं होगा कि P के अंदर कंप्लीट हाफ फिलिंग कराने के लिए वहां पर P में एक इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर हो जाए, यह भी अलाउड नहीं है। जैसे यहां भी देखो, P में 2 इलेक्ट्रॉन हैं और S में 2 हैं। अगर S का एक इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर हो जाए तो S में 1 रह गया और P में कंप्लीट हाफ फिलिंग हो गई। कभी भी P में कंप्लीट हाफ फिलिंग के लिए S का इलेक्ट्रॉन P में ट्रांसफर नहीं होता है। उसका कारण है P ऑर्बिटल छोटा है, और छोटा होने के कारण वहां पॉसिबल एक्सचेंजेस कम हैं, तो एक्सचेंज एनर्जी इतनी नहीं मिलती है कि S का इलेक्ट्रॉन P में ट्रांसफर हो। मैं दोबारा बोल रहा हूं, मैं कह रहा हूं कंप्लीट हाफ फिलिंग कराने के लिए S का इलेक्ट्रॉन D में जाएगा, लेकिन S का इलेक्ट्रॉन P में जाके कंप्लीट हाफ फिलिंग नहीं कराएगा। क्यों? क्योंकि वहां पर ऑर्बिटल छोटा है, P का ऑर्बिटल्स कम है, 3 हैं, तो एक्सचेंज एनर्जी इतनी नहीं मिलती है कि वो इस इलेक्ट्रॉन को ट्रांसफर करा सके। समझ आई बात? और आपके पीरियोडिक टेबल में जो एग्जाम्पल लिया जाए इस कंप्लीट हाफ फिलिंग का, तो वह है क्रोमियम, मॉलिब्डेनम और टंगस्टन। सुनिएगा ध्यान से। क्रोमियम का एटॉमिक नंबर 24 है। इसको अगर भरा जाए तो 1s2, 2s2, 2p6, 3s2, 3p6, फिर आएगा 4s2 एंड 3d4। ये हो गए 24। तो यहां पर आपका जो s और d है उसमें ये एक्सचेंज हो जाएगा और लास्ट में आ जाएगा 4s1 एंड 3d5। सिमिलरली मॉलिब्डेनम होता है 42, लास्ट में इसके आएगा 5s2, 4d4, और ये ऐसा ना होकर चेंज हो जाता है 5s1 और 4d5 में। और आपकी जानकारी के लिए बताऊं, मॉलिब्डेनम जो 74 है, इसके लास्ट में 6s2, 5d4 है और यही सही है। मतलब
कंप्लीट हाफ फिलिंग के लिए क्रोमियम में बदलाव है, मॉलिब्डेनम में बदलाव है, लेकिन टंगस्टन में नहीं है। अब एक क्वेश्चन यहां पर यह हो सकता है कि टंगस्टन में बदलाव क्यों नहीं है? मतलब भाई अगर क्रोमियम में कंप्लीट हाफ फिलिंग के लिए 4s का इलेक्ट्रॉन 3d में ट्रांसफर हो गया, या यहां पर 5s का इलेक्ट्रॉन 4d में ट्रांसफर हुआ, तो मॉलिब्डेनम में 6x का इलेक्ट्रॉन 5d में ट्रांसफर क्यों नहीं हो रहा है? तो कारण यह है कि जैसे जैसे तुम ऊपर से नीचे जाते हो, जो डिफरेंस ऑफ एनर्जी है, डिफरेंस ऑफ एनर्जी बिटवीन s एंड d, ये बढ़ता जाता है। s और d ऑर्बिटल में जो एनर्जी का गैप है वो बढ़ता जाता है। तो टंगस्टन तक आते आते वो गैप इतना ज्यादा हो गया है कि एक्सचेंज एनर्जी कैपेबल नहीं है इस ट्रांसफर के लिए। टंगस्टन तक जाते जाते एस और डी का गैप बढ़ने के कारण एक्सचेंज एनर्जी कैपेबल नहीं है यह ट्रांसफर कराने के लिए। तो यह मैं आपको समझा रहा था कंप्लीटली हाफ फिल्ड रूल, जो कि लगता है आपके क्रोमियम और मॉलिब्डेनम के लिए। ओके, चलिए अब दूसरा पॉइंट है कंप्लीटली फिल्ड रूल। कंप्लीटली फिल्ड का मतलब अगर डी में 9 है तो एस का इलेक्ट्रॉन डी में ट्रांसफर होकर कंप्लीट फिलिंग करा देगा, क्योंकि कंप्लीट फिलिंग कराने पर सिस्टम ज्यादा स्टेबल है। तो कभी भी अगर S2D9 है तो वो S1D10 में चला जाएगा, D4 वाला D5 में चला जाएगा और D9 वाला D10 में। और ये रूल लगेगा तुम्हारा कॉपर, सिल्वर और गोल्ड पर। कॉपर है 29, इसके लास्ट में 4s2 3d9 आता है, तो एक इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर होकर 4s1 और 3d10। सिल्वर होता है 47, लास्ट में 5s2 एंड 4d9 चेंज होकर 5s1 और 4d10 में चला जाएगा। और गोल्ड 79 है, यह आपका 6s2 और 5d9 ट्रांसफर होकर 6s1 और 5d10 में चला जाएगा। तो कॉपर फैमिली में आप लगाते हैं कंप्लीट फिलिंग का कॉन्सेप्ट, और क्रोमियम फैमिली में आप लगाते हैं कंप्लीट हाफ फिलिंग का कॉन्सेप्ट। इसको ध्यान रखिएगा। इसके आधार पर आप सभी का कॉन्फ़िगरेशन, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन डी ब्लॉक में लिख सकते हो, एक्सेप्शंस का ख्याल रखते हुए। देखो जरा मैं बताता हूं आपको। देखो डी ब्लॉक में एक होता है तुम्हारा स्कैंडिनेवियम, टाइटेनियम, वानेडियम, क्रोमियम, मैग्नीज, आयरन, कोबाल्ट, निकेल, कॉपर, जिंक। समझो बात को। यहां पर है 3rd बी, 4th बी, 5th बी, 6th बी, 7th बी, और यह तुम्हारा ट्रायड होता है जिसके 3 सब ग्रुप होते हैं, इसलिए ट्रायड को एबीसी नहीं बोला जाता है। 8वें ग्रुप में एबीसी नहीं है, 8वें ग्रुप में 3 सब ग्रुप हैं, फॉर फर्स्ट बी और सेकंड बी ग्रुप। ओके, ये आप लोगों को जानकारी है, जरा सुनिएगा, ये आप लोगों को जानकारी है यहां पर थोड़ा कि हमारे पीरियोडिक टेबल में, देखो हमारे पीरियोडिक टेबल में यहां एस ब्लॉक है, फिर ये डी ब्लॉक है, समझो बात को, और उसके बाद यहां पर आपका पी ब्लॉक है और एफ ब्लॉक, तो यहां पर नीचे ऐसे रखा जाता है। तो यहां पर एस ब्लॉक में 2 सब ग्रुप होते हैं जो फर्स्ट ए और सेकंड ए कहलाते हैं, और यहां पर 6 सब ग्रुप्स होते हैं, 1 2 3 4 5 एंड 6। ये होता है 3rd ए, ये होता है 4th ए, ये होता है 5th ए, देन 6th ए, देन 7th ए, और लास्ट वाले को आपको पता है बोलते हैं 0 ग्रुप, समझेगा। तो 1A 2A 3A 4A 5A 6A 7A 0 ये एस और पी में होते हैं, ये एस ब्लॉक में होता है और ये सारा का सारा पी ब्लॉक में। और जो तुम्हारा डी ब्लॉक होता है, इसमें क्या क्या होता है? इसमें होता है आपका 3rd बी से शुरुआत है, 3rd बी, 4th बी, 5th बी, 6th बी, समझेगा, 7th बी, इसके बाद ट्रायड 8वां ग्रुप, इसके बाद फर्स्ट बी और सेकंड बी। ध्यान रखिएगा ट्रायड में अपने आप में 3 सब ग्रुप होते हैं। अब अगर तुम लॉन्ग फॉर्म में चले जाओ, लॉन्ग फॉर्म ऑफ पीरियोडिक टेबल, तो फर्स्ट ए को 1, इसको 2 3 4
5 6 7, ये ट्राइड में 8 9 10 हो जाएगा, फिर ये 11 और 12। मतलब जब तुम लॉन्ग फॉर्म में जाओगे तो उसी ट्राइड को 8वां ग्रुप, 9वां ग्रुप और 10वां ग्रुप बोलते हैं। फिर 11 12, फिर यहां पर 13 14 15 16 17 और 18। मतलब ग्रुप नंबर 1 और 2 एस ब्लॉक में, 3 से लेकर 12 तक डी ब्लॉक में और 13 से लेकर 18 तक आपका पी ब्लॉक में। ठीक है, तो जो ट्रायड है, एक्चुअली उसको ट्रायड इसलिए कहा जाता था क्योंकि हर ग्रुप का ए और बी पार्ट होता था, फर्स्ट ए फर्स्ट बी, सेकंड ए सेकंड बी। लेकिन 8वें ग्रुप के 3 सब ग्रुप थे तो उनको ए बी ना बोलकर उनको ट्रायड कहा गया, जिसको लॉन्ग फॉर्म में 8वां 9वां और 10वां ग्रुप बोला जाता है। तो अब अगर आप यहां देखो, समझो बात को, जैसे स्कैंडिनेवियम 21 है, इसका लिखोगे लास्ट में तो 4s2 3d1 आएगा। इसके बाद अगर इसमें 18 जोड़ दोगे तो ईट्रियम, फिर 18 जोड़ दोगे तो लैंथेनम, समझते रहें, फिर 18 जोड़ेंगे तो लैंथेनम, और उसके बाद 32 जोड़ेंगे 32, तो आप पहुंचेंगे एक्टिनियम 89। ध्यान से सुनिएगा, स्कैंडिनेवियम 21 है, टाइटेनियम 22 है, तो ये 4s1 3d1 है, ये 4s2 3d2, 4s2 3d3 और ये 4s1 3d4 के बजाय एक्सेप्शन है, आप जान ही रहे हैं। मतलब स्कैंडिनेवियम 21 है तो 21 को लिखो तो 4s2 3d1 आएगा लास्ट में। अरे यार 4s2 तक जाते जाते ना 20 इलेक्ट्रॉन हो जाते हैं, 4s2 तक जाते जाते 20 हो गए, तो स्कैंडिनेवियम 21 है तो d1 आ गया, ये d2 हो गया, d3 d4, लेकिन d4 वाला एक्सेप्शन है तो s में 1 और d में 5। फिर मैग्नीज वाला d5, आयरन d6, कोबाल्ट d7, निकल d8 और कॉपर फिर से एक्सेप्शन आया। कॉपर आइडियली d9 होना चाहिए, लेकिन s वाला d में ट्रांसफर हुआ इसलिए d10, और लास्ट में तो d10 है ही। तो 21 से लेकर 21 2 3 4 5 6 7 8 9 10, ये 10 एलिमेंट, और इसीलिए डी सबशेल में d1 d2 d3 से लेकर d10 तक। चूंकि यहां सबका इलेक्ट्रॉन 3d में गया है तो इस पूरे सीरीज को बोला जाता है 3d सीरीज। मतलब ये सारे के सारे जो एलिमेंट्स हैं इनको हम बोला करेंगे आगे से 3d सीरीज। जैसे इनको बोला करेंगे 4d सीरीज, इनको बोला करेंगे 5d सीरीज। क्यों? क्योंकि यहां जब तुम भरोगे तो 3d के बजाय 4d आएगा। जैसे अगर ये 4s1 3d1 है तो ये एक स्टेप बढ़ोगे तो 5s2 4d1 आएगा, ये एक स्टेप बढ़ोगे तो 6s2 और 5d1 आएगा। जरा ओके करो, ये समझ आया आपको? तो ऐसे ही तुम सबका लिख सकते हो, मैं सारा नहीं लिखूंगा, नहीं तो आपको ना फिर कंफ्यूजन फील होगा। लेकिन इतना जरूर है कि अगर ये 4s2 3d2 है तो यहां नीचे आओगे तो एक एक क्वांटम नंबर बढ़ता जाएगा, एक एक क्वांटम नंबर बढ़ता जाएगा। और एक्सेप्शन कौन है? एक तो क्रोमियम है, दूसरा मॉलिब्डेनम जो 5s2 के बजाय 5s1 और 4d5 रहेगा। दूसरा एक्सेप्शन तुम्हारा टंगस्टन हो गया, सॉरी मॉलिब्डेनम हो गया। टंगस्टन होना चाहिए लेकिन नहीं होता है। मैंने बताया था ना कि टंगस्टन में एनर्जी गैप s और d का ज्यादा होता है तो s का इलेक्ट्रॉन d में नहीं जाता है। जरा ध्यान से एक्सेप्शंस देखिएगा। अच्छा, कॉपर फैमिली में सिल्वर एक्सेप्शन है कि ये 5s2 के बजाय 5s1 4d10 हो जाएगा, और आपका जो गोल्ड है वो 6s2 के बजाय 6s1 और 5d10 रहेगा। मेरी बात ध्यान देना। तो एक तो 3 एलिमेंट ये एक्सेप्शन है, 2 एलिमेंट ये एक्सेप्शन है, लेकिन इनके अलावा भी कुछ एलिमेंट एक्सेप्शन है। हालांकि उनको तुम कंप्लीटली फिल्ड और हाफ फिल्ड रूल से एक्सप्लेन नहीं कर पाओगे। कुछ और एलिमेंट हैं जो एक्सेप्शन हैं, उनको तुम कंप्लीटली फिल्ड एंड हाफ फिल्ड रूल से एक्सप्लेन नहीं कर पाओगे, लेकिन उनके बारे में जान लेते हैं कौन कौन से हैं। एक नायोबियम है, जो येलो कलर से लिखे हैं ना, वही है नायोबियम।
ये भी तुम्हारा 5s2 के बजाय 5s1 और 4d4 होता है। मतलब आइडियली होना क्या चाहिए? आइडियली होना चाहिए वैनेडियम के जैसा यहां। तो वैनेडियम क्या है? S2d3, तो ये भी S2d3 होना चाहिए, लेकिन S1d4 है। यहां रुथेनियम S2d6 के जैसा ये भी होना चाहिए, लेकिन ये भी तुम्हारा S1 और d7 है। सिमिलरली रुथेनियम S2d7 होना चाहिए, लेकिन ये भी S1 और D8 है, 4D8 है। ये सब आपके एक्सेप्शंस हैं। हां, अब वो अलग बात है कि इन एक्सेप्शंस को तुम कंप्लीटली फिल्ड एंड हाफ फिल्ड रूल से एक्सप्लेन नहीं कर पाओगे, लेकिन है ये भी एक्सेप्शन, 5s1 और 4d8। पैलेडियम और प्लेटिनम देखो, ये S2d8 है तो इसको S2d8 होना चाहिए, लेकिन यह है S0 आपका कौन? पैलेडियम की मैं बात कर रहा हूं, S0 और इसके बाद D10, 4d10 और लास्ट में प्लेटिनम 6s1 और 5d9। तो ध्यान रहे कि कुछ ये और एक्सेप्शन हैं जिनको कंप्लीटली फिल्ड एंड हाफ फिल्ड रूल से एक्सप्लेन नहीं कर पाओगे। हां, लेकिन ये एक्सेप्शन है, वो अलग बात है। तो अब आप लोग एक काम करिए, पीडीएफ तो मैं आपको शेयर कर दूंगा, उससे लिख लीजिएगा। एक छोटा सा क्वेश्चन सॉल्व करिए। लिखिए calculate unpaired electrons in phosphorus 15 if we do not follow Hund's rule। जरा सॉल्व करो इस क्वेश्चन को फटाफट, चलो सॉल्व करो। फास्फोरस में अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स का नंबर बताएं। कैलकुलेट नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स इन फास्फोरस 15 if we do not follow Hund's rule। अगर हम Hund's rule को फॉलो न करें तो उस कंडीशन में फास्फोरस में कितने अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन होने चाहिए, यह आपको एक्सप्लेन करना। चलो शुरू हो जाओ जल्दी से। अच्छा, क्वेश्चन राइज होता है कि हुंड्स रूल फॉलो न करें, इसका मतलब क्या है? एटॉमिक नंबर 15 है, 1s2, 2s2, 2p6, 3s2 और 3p1। क्वेश्चन है हुंड्स रूल फॉलो न करें, 3p3 सॉरी। फॉलो न करने का मतलब क्या है? देखो s में तो 2 इलेक्ट्रॉन वैसे ही भर जाएंगे, और p में अगर हुंड्स रूल फॉलो करते तो तीनों में एक एक जाएगा। लेकिन अगर हुंड्स रूल फॉलो न करें, देखिए हुंड्स रूल फॉलो करना और नहीं करने का मतलब समझो। यहां पर आप हुंड्स रूल फॉलो कर रहे हैं, अगर आप हुंड्स रूल को फॉलो न करें तो जब फॉलो करते हैं तो पहले एक एक भरते हैं, फिर पेयरिंग। तो फॉलो न करने का मतलब एक साथ पेयरिंग कराएं, 1 2 3 ऐसे। फॉलो करने का मतलब पहले एक एक जाएगा फिर पेयरिंग, और ना फॉलो करने का मतलब यह हो जाएगा कि एक साथ 2 रखोगे। तो फिर अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स का नंबर अगर हुंड्स रूल फॉलो न करें तो कितना हो जाएगा? 1। चलो एक और क्वेश्चन, उम्मीद है कि यह क्वेश्चन आपको समझ आया होगा। एक और क्वेश्चन ट्राई करते हैं। लिखिए, इफ वी डू नॉट फॉलो Abou's principle, if we do not follow Abou's principle, calculate
अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स, कैलकुलेट अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स इन वैनेडियम। तो बताओ वैनेडियम में कितने अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन आएंगे अगर हम अबाउ प्रिंसिपल फॉलो न करें। इफ वी डू नॉट फॉलो अबाउज प्रिंसिपल देन कैलकुलेट द नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स इन वैनेडियम। तो आपको बताना है कि वैनेडियम में कितने अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन होने चाहिए। सॉल्व कर डालो जल्दी से। वैनेडियम का एटॉमिक नंबर 23 होता है, 23। 23 मतलब 1s2 2s2 फिर 2p6, इसके बाद आएगा 3s2 और 3p6, इसके बाद कौन भरेगा 4s2 और फिर भरेगा 3d3। लेकिन यह तब है जब तुम अबाउज प्रिंसिपल फॉलो कर रहे हो, क्योंकि अबाउस आपका कहना है अबाउस प्रिंसिपल फॉलो कर रहे हो तब यह स्थिति है। क्योंकि अबाउस आपका कहना है पहले लोअर शेल भरेगा, लोअर एनर्जी वाला फिर हायर एनर्जी वाला। और अगर हम अबाउज प्रिंसिपल को फॉलो ना करें तो देखो कॉन्फ़िगरेशन क्या आएगा। पहले 1s भरेगा, उसके बाद सेकंड शेल में 2s और 2p भरेगा, फिर थर्ड शेल में 3s2 3p6 और 3d भरेगा, जिसमें आपके 5 इलेक्ट्रॉन आएंगे। क्योंकि आप बाउज रूल फॉलो न करने का मतलब पहला शेल भरो, फिर दूसरा शेल भरो, फिर तीसरा शेल भरो, तो उस कंडीशन में 4s आएगा ही नहीं, क्योंकि 4s तो चौथे शेल में जाएगा। जब आप बाउ प्रिंसिपल फॉलो करते हो तो कहते हो 4s का एनर्जी कम है इसलिए पहले भरेगा, लेकिन आप बाउ प्रिंसिपल फॉलो नहीं करोगे तो यार पहले थर्ड शेल भरेगा तब चौथे शेल में जाओगे, तो 3d5 आएगा। और d5 में अगर 5 इलेक्ट्रॉन भरे जाएं पांचों डब्बों में तो शायद यहां पर अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स का नंबर हो जाएगा 5। तुम लोग एक बार ओके करोगे? समझ आ गया ये एक्सप्लेनेशन? ये क्वेश्चन क्लियर हुआ हमें? ओके, तो एक और क्वेश्चन सॉल्व करेंगे और उसके बाद एक और थ्योरी है आज के लिए, उस पर डिस्कशन करेंगे। वन मोर क्वेश्चन लिखते हैं। क्वेश्चन है कि इफ L इक्वल टू L बराबर है 0 से n तक, 0 टू n, तो क्वेश्चन है कैलकुलेट अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स इन सल्फर 16, एटॉमिक नंबर 16। अगर एजीमुथल क्वांटम नंबर 0 से n तक जाए तो आपको कैलकुलेट करना है नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स इन सल्फर 16। तो सल्फर 16 में कितने अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन होंगे? ट्राई करें।
देखिए यहां पर सबसे बड़ा पॉइंट यह है कि हम लोग अभी तक तो यार यही पढ़ते आए हैं कि L का वैल्यू 0 से n-1 तक होता है। हमने जो अभी तक पढ़ा है वो ये पढ़ा है कि L का वैल्यू 0 से n-1 तक होता है। मतलब जब L बराबर n बराबर 1 है, जो हमने पढ़ा है अभी तक, कि अगर आपका n 1 है तो L का वैल्यू n 1 है तो L सिर्फ 0 होता है और 1s आता है। n बराबर 2 है तो L बराबर 0 और 1 हो सकता है, तो सेकंड शेल में 2s और 2p आता है। n बराबर अगर 3 है तो L की 3 पॉसिबल वैल्यू 0 1 2, तो यहां आता है 3s 3p 3d। ऐसे कुछ हमने पीछे पढ़ा है और यह भी पढ़ा है कि यहां पर इलेक्ट्रॉन की जो फिलिंग का सीक्वेंस है वो कुछ ऐसे होता है, इस तरह से, ये वाला। और इस आधार पर हमने ये भी पढ़ा है कि अगर फास्फोरस का कॉन्फ़िगरेशन लिखें 15 का, तो 1s2 2s2 2p6 ये आएगा। इसके बाद आएगा 3s2 और 3p1। और उस स्थिति में 3p3 सॉरी, और उस स्थिति में, अच्छा फास्फोरस नहीं सल्फर की बात चल रही है, ठीक है। अगर सल्फर होगा तो एक इलेक्ट्रॉन बढ़ा देता हूं मैं। भाई सल्फर का मतलब क्या हुआ? सल्फर का मतलब होगा कि वहां पर इलेक्ट्रॉन्स का जो नंबर है वो 16 हो जाएगा। समझ आई बात? तो अगर सल्फर है 16 इलेक्ट्रॉन वाला तो लास्ट में आ जाएगा 3p4। और अगर अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन देखा जाए तो p में जब 4 इलेक्ट्रॉन रखोगे तो अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन का नंबर 2 आएगा। ये हमने पीछे पढ़ा है, मतलब ये जानकारी हमको ऑलरेडी है, ये हमने पढ़ा है अभी तक, जब L 0 to n-1 है। अब अगर L का वैल्यू 0 से लेकर तुम n तक कर दोगे तो जब n बराबर 1 होगा तो L बराबर 0 और 1 पॉसिबल है। मतलब 1s के साथ साथ 1p भी पॉसिबल हो जाएगा। ये हाइपोथेटिकल है, काल्पनिक, ऐसा होता नहीं है, तो एक हाइपोथेटिकल बातचीत चल रही है। अगर n इक्वल टू 2 है तो L का वैल्यू 0 1 2 आएगा, तो सेकंड शेल में 2s 2p और 2d आने लगेगा। n बराबर अगर 3 होगा तो L का वैल्यू 0 1 2 3 हो जाएगा, तो थर्ड शेल में 3s 3p 3d और 3f आने लगेगा। और यहां भी अगर मैं फिलिंग की बात करूं तो वो तो सीक्वेंस वही रहेगा। और अब अगर इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखा जाए सल्फर 16 का, तो 1s2 और 1p6, क्योंकि अब 1s के साथ साथ फर्स्ट शेल में 1p भी आ गया। इसके बाद 2s में 2 और 2p में कितने, तो 6 2 8 2 10 और 5 15, लास्ट में ये आ जाएगा। और अगर 16 है तो ये 6 हो जाएगा। और अब अगर p में 6 है, क्योंकि ऑक्सीजन है तो 16 है, और सभी 6 आ जाएंगे और शायद अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन का नंबर 0 हो जाएगा। तो ये एक आपका हाइपोथेटिकल सिचुएशन था कि जब L 0 से n आ जाएगा तो पहले शेल में 1s के साथ 1p, दूसरे शेल में 2s के साथ 2p और 2d एंड सो ऑन। तो कॉन्फ़िगरेशन लिखने का जो पैटर्न है वही बदल जाएगा। तो ये एक हाइपोथेटिकल इमेजिनरी क्वेश्चन था, ऐसा होता नहीं है, बट क्वेश्चन को ध्यान में रखते हुए ये मेरा जवाब है और उम्मीद है कि आपको क्लियर है। ओके, अब बात करेंगे एक और थ्योरेटिकल पॉइंट। ध्यान रहिए, हमारा आखिरी डिस्कशन है और इसके बाद बस एक क्लास और बचती है एटॉमिक स्ट्रक्चर में, एंड दैट इज बेस्ड ऑन अगेन श्रोडिंजर्स वेव इक्वेशन। तो आज के बाद बस एक लेक्चर और ये टॉपिक खत्म है तुम्हारा एटॉमिक स्ट्रक्चर। ओके, चलो हेडिंग ये है फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट। एक छोटा सा डिस्कशन है, फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट है क्या। जब किसी मेटालिक सरफेस पर एनर्जी स्ट्राइक करेगी h न्यू, तो इसके जो सरफेस में इलेक्ट्रॉन्स हैं, मेटल के जो इलेक्ट्रॉन हैं वो इजेक्ट होकर बाहर की तरफ भागते हैं। इस इजेक्शन का नाम फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट है। इजेक्शन होता क्यों है? क्योंकि तुम्हारे मेटल के जो आखिरी शेल का इलेक्ट्रॉन है, जैसे मान लो यहां एक आखिरी शेल का इलेक्ट्रॉन है,
तो जब मेटालिक सरफेस पर एनर्जी स्ट्राइक करेगी तो लास्ट इलेक्ट्रॉन को एनर्जी मिलेगा और वो मेटालिक सरफेस छोड़ के भागना चाहेगा। यह प्रक्रिया कहलाती है यहां पर फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट। देखो क्या लिखा है कि हर्ड साहब ने डिस्कवर किया कि अगर किसी मेटालिक सरफेस जो कि वैक्यूम में लिया जाए तो वो इलेक्ट्रिसिटी एमिट कर सकता है अगर उस पर कुछ शॉर्ट वेवलेंथ डाली जाए। शॉर्ट वेवलेंथ का मतलब हाई एनर्जी डाली जाए। और 1898 में थॉमसन साहब ने कहा कि E/m रेशियो एमिटेड पार्टिकल का कैथोड रे के बराबर है। इससे प्रूव हुआ कि जो एमिट हो रहे हैं वो इलेक्ट्रॉन है। बात को समझो। थॉमसन साहब ने कहा कि जो पार्टिकल इजेक्ट होते हैं सरफेस से, जब सनलाइट पड़ती है तो सरफेस से जो पार्टिकल एमिट होते हैं उनका E/m कैथोड रे या इलेक्ट्रॉन के बराबर होता है। इसका मतलब जो एमिटेड पार्टिकल है वो इलेक्ट्रॉन है। अच्छा, मुझे तुम लोग ये बताओ कि किसी मेटालिक सरफेस से फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट कराने के लिए क्या कितनी भी एनर्जी डालें तो फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट हो जाएगा? किसी मेटालिक सरफेस से अगर इलेक्ट्रॉन बाहर निकालना है तो क्या हम कितनी भी फ्रीक्वेंसी डाल के इलेक्ट्रॉन का इजेक्शन कर सकते हैं? तो आंसर है नो। मुझे एक बात बताओ, अगर यह सोडियम मेटल का सरफेस है तो सोडियम मेटल का न्यूक्लियस इस इलेक्ट्रॉन पर जो फोर्स लगाएगा, सोडियम का जो न्यूक्लियस है इस पर जो फोर्स लगाएगा और जो पोटेशियम का न्यूक्लियस फोर्स लगाएगा अपने इलेक्ट्रॉन पर, क्या वो बराबर होगा? क्या हर एटम का जो न्यूक्लियस है वो अपने बाहरी इलेक्ट्रॉन पर जो फोर्स लगाएगा अट्रैक्शन का, वो बराबर होगा? नहीं। तो हर एक मेटल के लिए इस प्रोसेस को कराने के लिए जो एनर्जी की रिक्वायरमेंट है वो अलग अलग होगी। जो एनर्जी की रिक्वायरमेंट है वो अलग अलग होगी। मतलब समझने की कोशिश करो। मतलब यह है कि मान लो, बात को ध्यान देना, मान लो इस पर्टिकुलर एटम के इस बाहरी इलेक्ट्रॉन पर जो अट्रैक्शन है उसको तोड़ के बाहर निकालने के लिए मिनिमम 10 इलेक्ट्रॉन वोल्ट एनर्जी चाहिए लेट से। तो ये जो मिनिमम एनर्जी होती है, जो चाहिए होती है, उस मिनिमम एनर्जी को हम मेटल का वर्क फंक्शन कहते हैं। वर्क फंक्शन ऑफ मेटल। तो मुझे सोचकर बताओ, अगर किसी मेटल में न्यूक्लियस और बाहरी इलेक्ट्रॉन का फोर्स ब्रेक करने के लिए कम से कम 10 इलेक्ट्रॉन वोल्ट एनर्जी चाहिए, तो वो जो मिनिमम एनर्जी रिक्वायर्ड है उस अट्रैक्शन को तोड़ने के लिए, दैट एनर्जी इज नोन एज वर्क फंक्शन ऑफ मेटल। तो एक बात बताओ, अगर तुम यहां पर 10 इलेक्ट्रॉन के नीचे डालोगे तो क्या ये इफेक्ट होगा? अगर तुम इस मिनिमम एनर्जी से कम एनर्जी सप्लाई करोगे तो क्या ये फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट होगा? नहीं होगा। अच्छा, अगर 10 से ज्यादा डाल दें तो होगा कि नहीं होगा? अगर 10 से ज्यादा डाल दें तो होगा कि नहीं होगा? यस होगा। अच्छा, मान लो 15 इलेक्ट्रॉन वोल्ट दे दें, 15 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, तो बताओ 10 तो इसमें खर्च हो जाएगा, बाकी का 5 कहां जाएगा? 10 तो फोर्स को तोड़ने में खर्च हो जाएगा, बाकी का 5 उस इलेक्ट्रॉन के पास बचा हुआ काइनेटिक एनर्जी होगा। मतलब जो एनर्जी यहां से तुम डाल रहे हो, अगर वो एनर्जी, बात को समझो, अगर वो एनर्जी वर्क फंक्शन W0 से लिखा जाता है, ध्यान रखिएगा, वर्क फंक्शन मेटल का W0 से लिखा जाता है, तो कहा जाएगा नो इफेक्ट, कोई फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट नहीं होगा। अगर जो तुमने एनर्जी डाली वो बराबर है वर्क फंक्शन तो इफेक्ट हो जाएगा, लेकिन जो एमिटेड इलेक्ट्रॉन है, बट काइनेटिक एनर्जी ऑफ एमिटेड इलेक्ट्रॉन जो है, एमिटेड इलेक्ट्रॉन, वो बराबर क्या रहेगी? 0। और अगर तुमने जो E है वो इससे ज्यादा डाला तो इफेक्ट हो भी जाएगा और काइनेटिक एनर्जी भी कुछ पॉजिटिव मिल जाएगी। काइनेटिक एनर्जी एमिटेड इलेक्ट्रॉन की कुछ पॉजिटिव वैल्यू रखेगी। मैं दोबारा समझा रहा हूं, मैं समझा रहा हूं, अलग अलग मेटल का अट्रैक्शन अपने इलेक्ट्रॉन पर अलग अलग होगा, तो उसको ब्रेक करने के लिए जो एनर्जी रिक्वायरमेंट है वो अलग अलग है।
किसी भी मेटल के अंदर जो मिनिमम एनर्जी रिक्वायर्ड है बॉन्ड ब्रेक करने के लिए, अट्रैक्शन को ब्रेक करने के लिए, उस मिनिमम एनर्जी को वर्क फंक्शन ऑफ मेटल कहते हैं। वर्क फंक्शन ऑफ मेटल अलग अलग मेटल का अलग अलग होगा। अगर तुमने जो एनर्जी डाली बाहर से वो वर्क फंक्शन से कम है तो अट्रैक्शन नहीं ब्रेक होगा, तो कोई फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट नहीं होगा। अगर जो एनर्जी डाली वो वर्क फंक्शन के बराबर है तो इफेक्ट होगा, लेकिन निकलने वाले इलेक्ट्रॉन की काइनेटिक एनर्जी जीरो होगी। और अगर तुमने जो एनर्जी डाली वो वर्क फंक्शन से ज्यादा है तो इलेक्ट्रॉन निकलेगा भी, और जो बचा एनर्जी है वो उस इलेक्ट्रॉन का काइनेटिक एनर्जी कहलाएगा। जरा ओके करो, समझ आया ये पॉइंट जो मैंने एक्सप्लेन किया? तो यहां पर एक टर्म आ गया वर्क फंक्शन। वर्क फंक्शन, ओके। आगे सुनना, तुम्हें यह पता है कि वर्क फंक्शन का मतलब है बाहरी अट्रैक्शन को तोड़ने के लिए जो आप मिनिमम एनर्जी देंगे, तो उस मिनिमम एनर्जी का नाम है वर्क फंक्शन W0। आपको पता है कि एनर्जी जो है इट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू फ्रीक्वेंसी एंड इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू वेवलेंथ। तो अगर W0 के करस्पॉन्डिंग फ्रीक्वेंसी निकालें तो hν0 से आ जाएगा, और W0 के करस्पॉन्डिंग वेवलेंथ निकालें तो hc/λ0 आ जाएगा। यहां पर ν0 को कहते हैं, ν0 को कहा जाता है थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी। सुनते रहो, समझा रहा हूं। और λ0 को कहा जाता है थ्रेशोल्ड वेवलेंथ। अब तुम लोग ध्यान से सुनो जो मैंने थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी और थ्रेशोल्ड वेवलेंथ डिफाइन किया है। W0 मिनिमम एनर्जी है कि मैक्सिमम एनर्जी है? जरा सोच कर बताओ। W0 जो है वो मिनिमम एनर्जी है जो डालोगे या मैक्सिमम एनर्जी है जो डालोगे? तो W0 तुम्हारी है मिनिमम एनर्जी जो चाहिए। तो फ्रीक्वेंसी ν0 क्या है? मिनिमम फ्रीक्वेंसी रिक्वायर्ड या मैक्सिमम फ्रीक्वेंसी रिक्वायर्ड? बताओ। मिनिमम फ्रीक्वेंसी रिक्वायर्ड या मैक्सिमम फ्रीक्वेंसी रिक्वायर्ड? तो मिनिमम फ्रीक्वेंसी रिक्वायर्ड। तो व्हाट इज अ थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी? थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी वो मिनिमम फ्रीक्वेंसी है जो डालनी पड़ेगी, उससे कम डालोगे फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट नहीं होगा। W0 के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल फ्रीक्वेंसी होगा ना, तो मिनिमम एनर्जी के करस्पॉन्डिंग जो मिनिमम फ्रीक्वेंसी रिक्वायर्ड है फॉर द प्रोसेस ऑफ फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट, दैट इज नोन एज थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी। अब अगर मैं बात करूं वेवलेंथ का, वेवलेंथ, तो देखो वेवलेंथ इनवर्सली प्रोपोर्शनल है। आपका जो वेवलेंथ है वो इनवर्सली प्रोपोर्शनल है। तो मुझे सोचकर बताओ कि λ0 क्या है, मैक्सिमम वेवलेंथ या मिनिमम वेवलेंथ? यस, बिल्कुल मैक्सिमम। तो थ्रेशोल्ड वेवलेंथ जो है वो मैक्सिमम वेवलेंथ है, उससे ज्यादा नहीं डाल सकते। और थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी मिनिमम फ्रीक्वेंसी है, उससे कम नहीं डाल सकते, नहीं तो फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट नहीं होगा। देखो वही लिखा है कि फॉर अ मेटालिक गिवन मेटालिक सरफेस देयर इज अ स्मॉलेस्ट वैल्यू ऑफ द फ्रीक्वेंसी फॉर विच द इंसिडेंट लाइट कैन लिबरेट इलेक्ट्रॉन्स इज नोन एज थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी एंड करस्पॉन्डिंग वेवलेंथ इज नोन एज थ्रेशोल्ड वेवलेंथ। मेरी बात तुम लोग ध्यान से सुनो, मेरी बात ध्यान से सुनो। पहला पॉइंट, अगर एनर्जी जो डालते हैं, ठीक है, जो एनर्जी हम डालते हैं E, जिसको मैं लिख ले रहा हूं hν या hc/λ, जो तुमने डाला, मुझे सोचकर बताओ, अगर इसमें तुम्हारा एनर्जी जो डाला है वो लेस देन वर्क फंक्शन है, तो तुम्हारा जो न्यू है वो लेस देन ν0 होगा, तो तुम्हारा जो लैम्डा है वो मोर देन λ0 होगा। और ऐसी कंडीशन में नो इफेक्ट, फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट नहीं होगा। सोच के बताओ ये समझ आया कि नहीं? अगर एनर्जी जो डाला है वो वर्क फंक्शन से कम है तो फ्रीक्वेंसी भी कम रहेगा, मतलब वेवलेंथ ज्यादा कर दिया तुमने क्योंकि वो इनवर्सली प्रोपोर्शनल है, तो नो फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट। दूसरा पॉइंट, अगर जो एनर्जी डाली है वो W0 के बराबर है तो न्यू जो डाला है वो ν0 के बराबर होगा, λ0 के बराबर होगा, प्रोसेस हो जाएगा, बट काइनेटिक एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रॉन जो निकलेगा वो जीरो रहेगा। और तीसरा पॉइंट है मेरा, तीसरा पॉइंट है इससे रिलेटेड कि आपने अगर जो एनर्जी डाली
वो मोर देन वर्क फंक्शन है। इसका मतलब फ्रीक्वेंसी मोर देन न्यू नॉट है, मतलब लेमडा लेस देन लेमडा नॉट है, तो प्रोसेस भी होगा और काइनेटिक एनर्जी जीरो नहीं होगी। क्या मैं कह सकता हूं कि काइनेटिक एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रॉन जो है वो बराबर होगी जो एनर्जी तुमने डाली E और माइनस जो मिनिमम रिक्वायर्ड है? ये बात समझ आई? अगर मैं कहूं कि एमिटेड इलेक्ट्रॉन का जो इलेक्ट्रॉन बाहर निकला, जो इलेक्ट्रॉन बाहर निकला उसका काइनेटिक एनर्जी E माइनस डब्ल्यू नॉट होगा। जो एनर्जी तुमने डाला उसमें से जो खर्च हो गया, तुमने 15 इलेक्ट्रॉन वोल्ट डाला, वर्क फंक्शन था 10 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, तो 10 इलेक्ट्रॉन वोल्ट खर्च हो गया निकालने में, तो इलेक्ट्रॉन के पास 5 इलेक्ट्रॉन वोल्ट काइनेटिक एनर्जी बची। या इसी को तुम कह सकते हो बराबर होगा एच न्यू माइनस एच न्यू नॉट, जो कि बराबर होगा एच सी बाई लेमडा माइनस एच सी बाई लेमडा नॉट के। ये लिख सकता हूं मैं एच न्यू माइनस न्यू नॉट, ये काइनेटिक एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रॉन का फार्मूला आ रहा है, या एच सी ब्रैकेट 1 बाई लेमडा माइनस 1 बाई लेमडा नॉट, ऐसे भी लिख सकता हूं। या काइनेटिक एनर्जी ऑफ एमिटेड इलेक्ट्रॉन में लिख सकता हूं, काइनेटिक एनर्जी की जगह में लिख सकता हूं हाफ एम वी स्क्वायर बराबर एच न्यू माइनस न्यू नॉट, या ये भी बराबर रहेगा एच सी ब्रैकेट लेमडा नॉट माइनस लेमडा बाई लेमडा लेमडा नॉट। और इससे ना तुम एमिटेड इलेक्ट्रॉन की वेलोसिटी निकाल सकते हो। इससे निकालोगे तो 2h बाई एम न्यू माइनस न्यू नॉट आएगा। भाई पहले वाले से अगर निकालें इससे, और अगर उससे निकालें तो शायद h ये हो जाएगा 2hc बाई एम और लेमडा नॉट माइनस लेमडा डिवाइडेड बाई लेमडा लेमडा नॉट का स्क्वायर रूट। जरा मुझे ओके करो, तुम लोग को यह समझ आया कि नहीं? जरा इसको ओके करिए कि आपको यह समझ आया कि नहीं, बताइए जरा। ये जो मैंने एक्सप्लेन किया ये क्लियर है आप सभी को? ओके ठीक है, इसको मैं यहां जरा शिफ्ट कर देता हूं। तो यहां पर जो फार्मूला हमारा आया था, ओके, वो फार्मूला ये है कि दिस इज डिवाइडेड बाई एम और यहां है लेमडा इंटू लेमडा नॉट। तो ये काइनेटिक एनर्जी जो एमिटेड इलेक्ट्रॉन है उसका फार्मूला या निकलने वाले इलेक्ट्रॉन की वेलोसिटी। और अगर आप देखो तो फार्मूला यह था कि काइनेटिक एनर्जी ऑफ एमिटेड इलेक्ट्रॉन बराबर एच न्यू माइनस एच न्यू नॉट, जहां के एच न्यू जो तुमने एनर्जी डाली और एच न्यू नॉट है वर्क फंक्शन। तो इसको ना देखो यहां ग्राफिकली दिखाया गया है। ये ग्राफ अगर मैं आपको समझाऊं, ये ग्राफ क्या है? ये है इलेक्ट्रॉन की एनर्जी, जो इलेक्ट्रॉन की काइनेटिक एनर्जी है जिस पर हमारी बात चल रही है, और ये है फ्रीक्वेंसी। अगर इसको प्लॉट किया जाए फ्रीक्वेंसी न्यू और काइनेटिक एनर्जी, तो देखो काइनेटिक एनर्जी को तुमने रखा है वाई एक्सेस पर बराबर, और एच न्यू न्यू को रखा है एक्स एक्सेस पर, तो ये हो जाएगा वाई बराबर माइनस एम एक्स माइनस सी। भाई न्यू की जगह एक्स, तो एच क्या है? स्लोप उसका, और माइनस एच न्यू नॉट क्या हो जाएगा? इंटरसेप्ट। तो अगर आप ध्यान देंगे तो इसका जो स्लोप है वो हो जाएगा एच, जो एच है वो इसका स्लोप हो जाएगा इस ग्राफ का, और जो इंटरसेप्ट है वो माइनस एच न्यू नॉट। मतलब अगर इस ग्राफ को अगर नीचे एक्सटेंड कर दिया जाए, इस ग्राफ को जो है अगर मैं नीचे एक्सटेंड कर दूं, ठीक है, इसको नीचे अगर ले आया जाए तो वाई एक्सेस पर जो इंटरसेप्ट की वैल्यू है उसका मैग्नीट्यूड एच न्यू नॉट है, साइन के साथ माइनस एच न्यू नॉट। तो इससे क्लियर होता है कि काइनेटिक एनर्जी ऑफ एमिटेड इलेक्ट्रॉन बढ़ेगी अगर आप फ्रीक्वेंसी बढ़ा दें या वेवलेंथ घटा दें। जो इंसिडेंट लाइट है, जो लाइट वहां स्ट्राइक कर रही है, जो लाइट वहां स्ट्राइक कर रही है, उसका अगर आप फ्रीक्वेंसी बढ़ा दें, एच न्यू बढ़ा दें या वेवलेंथ घटा दें, तो एमिटेड इलेक्ट्रॉन की काइनेटिक एनर्जी बढ़ जाएगी।
अच्छा मुझे एक बात बताओ जरा, मुझे एक बात बताइएगा, सुनेगा। जैसे यहां पर देखो एक टर्म लिखा हुआ है, इसको समझाने की कोशिश कर रहा हूं कि द मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी ऑफ द एमिटेड इलेक्ट्रॉन्स इज अ लीनियर फंक्शन ऑफ फ्रीक्वेंसी ऑफ द लाइट विच कॉजेज द एमिशन एंड इज इंडिपेंडेंट ऑफ इंटेंसिटी ऑफ द इंसिडेंट लाइट। मतलब अगर तुम फ्रीक्वेंसी बढ़ा दो या वेवलेंथ घटा दो तो एमिटेड इलेक्ट्रॉन की काइनेटिक एनर्जी बढ़ जाएगी, बट अगर मैं इंटेंसिटी की बात करूं तो इंटेंसिटी का आपके फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट पर कोई फर्क नहीं पड़ता है। इंटेंसिटी मतलब समझते हो, नंबर ऑफ फोटॉन्स, नंबर ऑफ फोटॉन जो स्ट्राइक कर रहे हैं। तो इंटेंसिटी पर क्यों डिपेंड नहीं करता है ये? देखिए ग्राफ, अगर आपको कठिनाई हो रही है तो मैथमेटिक्स से ग्राफ थोड़ा सीखने की कोशिश करो, वो तभी आपको क्लियर होगा। अब मैं आपको यहां मैथमेटिक्स से ग्राफ नहीं सिखा रहा हूं, बात समझ रहे हो? मैथमेटिक्स में जो आपके पास ग्राफ होते हैं उनको समझने की कोशिश करो, वो मैथ से आप सीखिए। आपको अगर अगर आपको y इक्वल टू mx माइनस सी का ग्राफ नहीं आएगा क्लास 11 में, तो वो आपकी जिम्मेदारी है कि आप उसको सीखें। ओके, मैं ये कह रहा था, बात को समझिएगा। जैसे मान लो ये एक सरफेस है और यहां पर कुछ एक इलेक्ट्रॉन्स रखे हैं और इसका वर्क फंक्शन 10 इलेक्ट्रॉन वोल्ट है, और इनको जो फोटॉन स्ट्राइक करते हैं उनके पास 8 इलेक्ट्रॉन वोल्ट एनर्जी है। क्या फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट हो पाएगा? क्या फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट हो पाएगा? अगर 10 इलेक्ट्रॉन वोल्ट वहां पर है वर्क फंक्शन और तुम 8 इलेक्ट्रॉन वोल्ट वाले डालते हो, तो क्या फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट हो पाएगा? नहीं, क्योंकि कम से कम 10 चाहिए सबके पास। इंटेंसिटी बढ़ाने का मतलब तुमने और ज्यादा फोटॉन स्ट्राइक करा दिए, उससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, क्योंकि फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट के दौरान एक इलेक्ट्रॉन एक ही फोटॉन को एब्जॉर्ब कर रहा होगा, एक सिंगल फोटॉन एक ही इलेक्ट्रॉन एब्जॉर्ब कर रहा होगा। तो अगर तुम इंटेंसिटी बढ़ा दोगे तो उससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। समझ आई बात? अच्छा, एक दूसरा सिचुएशन देखो। इसका मतलब यह हुआ कि यहां पर अगर आपको फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट कराना है तो इंटेंसिटी बढ़ाने से कुछ नहीं होगा, फ्रीक्वेंसी या वेवलेंथ पर चेंज लाओ, फ्रीक्वेंसी को बढ़ाओ या वेवलेंथ घटाओ, ताकि हर एक फोटॉन के पास इतनी एनर्जी हो कि इलेक्ट्रॉन को निकाल सके। अब जरा दूसरा सिचुएशन देखो। मान लो यहां कुछ एक इलेक्ट्रॉन है और यहां का भी वर्क फंक्शन मान लो 10 इलेक्ट्रॉन वोल्ट है, और तुमने यहां पर फोटॉन्स डाले और इनके पास भी 10-10 इलेक्ट्रॉन वोल्ट है। जरा मुझे बताओ फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट होगा कि नहीं होगा? 10 इलेक्ट्रॉन वोल्ट वर्क फंक्शन और तुमने 10-10 इलेक्ट्रॉन वोल्ट वाले फोटॉन से स्ट्राइक कराए, तो बिल्कुल हो जाएगा। अच्छा, अब मुझे बताओ यहां पर अगर मैं इंटेंसिटी बढ़ा दूं तो क्या फर्क पड़ेगा? अगर यहां मैं इंटेंसिटी बढ़ा दूं, जैसे यहां इंटेंसिटी बढ़ाने से कोई फर्क नहीं पड़ेगा, लेकिन यहां अगर इंटेंसिटी बढ़ा दें तो इंटेंसिटी बढ़ाने से नंबर ऑफ एमिटेड इलेक्ट्रॉन्स बढ़ जाएंगे, और नंबर ऑफ एमिटेड इलेक्ट्रॉन्स बढ़ जाएंगे तो करंट बढ़ जाएगी, ज्यादा इलेक्ट्रॉन फ्लो करेंगे पर सेकंड, तो करंट फ्लो जो है वो आपका बढ़ जाएगा। तो कहने का मतलब यह है कि इंटेंसिटी बढ़ाने से फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट होगा या नहीं होगा यह मायने नहीं रखता है, उसके लिए तुम्हें फ्रीक्वेंसी और वेवलेंथ में बदलाव लाना है। लेकिन अगर फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट हो रहा है और वहां तुम इंटेंसिटी बढ़ा दोगे, नंबर ऑफ फोटॉन बढ़ा दोगे, तो ज्यादा इलेक्ट्रॉन एमिट होंगे, और उन इलेक्ट्रॉन के ज्यादा एमिट होने से फोटो करंट भी ज्यादा एमिट होगी। इज दैट क्लियर? समझ आया? मतलब इंटेंसिटी का कोई डायरेक्ट इफेक्ट नहीं है। तो अगर काइनेटिक एनर्जी बढ़ाना है तो फ्रीक्वेंसी बढ़ाओ, और अगर तुम्हें करंट बढ़ाना है तो इंटेंसिटी बढ़ाओ। इंटेंसिटी बढ़ाने से ज्यादा फोटॉन एमिट होंगे, करंट ज्यादा फ्लो होगा, फोटो करंट ज्यादा होगा। लेकिन अगर काइनेटिक एनर्जी बढ़ानी है एमिटेड इलेक्ट्रॉन की तो फ्रीक्वेंसी बढ़ाओ, क्योंकि स्ट्राइक करने वाले फोटॉन के पास जितना ज्यादा एनर्जी होगी, बाहर निकलने वाले इलेक्ट्रॉन के पास उतनी ही ज्यादा काइनेटिक एनर्जी होगी। तो उम्मीद करता हूं कि यह सब आपको क्लियर हुआ। और लास्ट में 1-2 पॉइंट ये, और देन आते हैं क्वेश्चंस पर। देखो क्या लिखा है,
While explaining the action of photoelectric effect, Einstein suggested that photon's energy is used in two ways. A part of total energy of photon is used to overcome the attractive force between the electron and metal, and rest part of the energy is used to move the electron by adding them kinetic energy. जो अभी मैं तुमको समझा ही रहा था कि जो एनर्जी स्ट्राइक करती है वो दो तरह से इस्तेमाल होती है, एक तो वर्क फंक्शन अट्रैक्शन को ब्रेक करने में, और जो बची एनर्जी है वो इलेक्ट्रॉन को देती है काइनेटिक एनर्जी। वही लिखा हुआ है। फिर लिखा है thus increase of frequency of incident radiation causes an increase in the velocity of electron provided intensity of incident light is constant। सेम इंटेंसिटी पर अगर फ्रीक्वेंसी बढ़ाएं तो ऑब्वियसली निकलने वाले इलेक्ट्रॉन की काइनेटिक एनर्जी बढ़ेगी। इंटेंसिटी को बढ़ाने से मतलब इंटेंसिटी फिक्स रख के फ्रीक्वेंसी बढ़ाओ तो ज्यादा एनर्जी स्ट्राइक कर रही है तो निकलने वाले इलेक्ट्रॉन की काइनेटिक एनर्जी और वेलोसिटी ज्यादा होगी। और अगर इंटेंसिटी बढ़ाओगे तो उससे काइनेटिक एनर्जी पर फर्क नहीं पड़ेगा, लेकिन निकलने वाले इलेक्ट्रॉन्स का नंबर बढ़ेगा, उससे फोटो करंट बढ़ेगी। चलो जल्दी से सॉल्व करो जरा ये दो क्वेश्चन पहले तुम लोग। चलो ये दो क्वेश्चन है तुम्हारे पास, ये जरा सॉल्व करिए। ये वेवलेंथ है लैम्डा, फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट पर बेस्ड ये दो सिंपल क्वेश्चंस जरा सॉल्व करिए जल्दी से। ओके तो अगर आप लोगों ने सॉल्व कर लिया हो, जैसे पहले क्वेश्चन में पूछा जा रहा है कि इतनी वेवलेंथ अगर डाली जाए, पहले क्वेश्चन में पूछा जा रहा है कि इतना वेवलेंथ डालने पर फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट होगा कि नहीं होगा। तो बड़ी सिंपल सी बात है कि आप जो एनर्जी डाल रहे हैं उसका कैलकुलेशन करो। कैसे? जो एनर्जी डाल रहे हैं वो बराबर hc बाय लेमडा 6.6 इंटू 10⁻⁻34, ये h का वैल्यू mks में 3 इंटू 10⁻8 और नीचे 65,000 एंगस्ट्रॉम है तो मल्टीप्लाइड बाय 10⁻⁻10। इसको सॉल्व करिए और इलेक्ट्रॉन वोल्ट में कन्वर्ट करिए। कितना आया था? सॉल्व करने पर कितना आएगा? hc बाय लेमडा को अगर मैं सॉल्व करूं और इलेक्ट्रॉन वोल्ट्स में कन्वर्ट कर दूं, ओके, तो उसके बाद आप चेक करेंगे क्या कि अगर वो 2.5 से ऊपर आ रहा है, अगर ये डेटा इलेक्ट्रॉन वोल्ट में 2.5 से ऊपर है तो इफेक्ट होगा, नीचे है तो नहीं होगा। सिंपल सी बात है, वो आप चेक कर लो। कम आ रहा है कि ज्यादा आ रहा है वो आप चेक कर लो। सेकंड क्वेश्चन में है
देखो सेकंड क्वेश्चन में है कि अगर लैम्डा वेवलेंथ की एक लाइट जिसका इंटेंसिटी आई है वो सरफेस पर एमिट करती है तो x इलेक्ट्रॉन पर सेकंड बाहर निकलते हैं और उनकी एवरेज एनर्जी y है। मतलब समझो बात को कि अगर मेटालिक सरफेस पर ये अटैक करता है, वेवलेंथ इसकी लैम्डा है और इंटेंसिटी का मतलब होता है नंबर ऑफ फोटॉन जो स्ट्राइक कर रहे हैं, वो इंटेंसिटी आई है। तो इससे जो इलेक्ट्रॉन निकलते हैं वो x इलेक्ट्रॉन निकलते हैं पर सेकंड और उनकी काइनेटिक एनर्जी जो है वो y है। ध्यान रखिएगा ये काइनेटिक एनर्जी y जो है वो डिपेंड करेगा फ्रीक्वेंसी पर और वेवलेंथ पर, और जो फोटॉन इलेक्ट्रॉन पर सेकंड एमिट हो रहे हैं वो डिपेंड करेगा इंटेंसिटी पर। वो तो हमने पढ़ा ही अभी, जो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन एमिट होंगे वो इंटेंसिटी पर, कितनी काइनेटिक एनर्जी होगी वो वेवलेंथ और फ्रीक्वेंसी पर। तो अगर तुमने वेवलेंथ को आधा कर दिया, चूंकि काइनेटिक एनर्जी एनर्जी hc बाय लैम्डा होती है, मतलब एनर्जी जो है इट इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू वेवलेंथ, है ना। तो अगर वेवलेंथ को तुम आधा करोगे तो एनर्जी डबल हो जाएगी। तो अगर वेवलेंथ को आप आधा कर देते हैं, वेवलेंथ को अगर आप आधा कर देते हैं तो एमिटेड इलेक्ट्रॉन्स की काइनेटिक एनर्जी डबल हो जाएगी। मतलब फर्स्ट ऑप्शन ए में काइनेटिक एनर्जी डबल हो जाएगा, मतलब y डबल हो जाएगा एंड नो इफेक्ट ऑन x, नो इफेक्ट ऑन x, और y जो है काइनेटिक एनर्जी वो डबल हो जाएगी। और सेकंड पॉइंट है कि अगर इंटेंसिटी डबल करें तो इंटेंसिटी डबल करने पर x डबल हो जाएगा एंड नो इफेक्ट ऑन काइनेटिक एनर्जी, नो इफेक्ट ऑन y, क्योंकि इंटेंसिटी बढ़ाने से एमिटेड इलेक्ट्रॉन की एनर्जी पर फर्क नहीं पड़ेगा, बट डबल करने से इंटेंसिटी, नंबर ऑफ फोटॉन्स एमिटेड डबल हो जाएंगे। ओके, एक दो और क्वेश्चन है, बट वो क्वेश्चन कराने से पहले तुम्हें एक डेफिनेशन पहले बताना चाहूंगा। एक टर्म है कट ऑफ वोल्टेज, जिसका दूसरा नाम है स्टॉपिंग पोटेंशियल या कट ऑफ वोल्टेज, एक ही बात है, समझो बात को। कट ऑफ वोल्टेज या स्टॉपिंग पोटेंशियल क्या है, बात को समझिए। जैसे मान लो ये मेटालिक सरफेस है, इस पर एनर्जी स्ट्राइक की और इलेक्ट्रॉन बाहर निकला। मान लो इसका वर्क फंक्शन 10 इलेक्ट्रॉन वोल्ट है और तुमने यहां से 12 इलेक्ट्रॉन वोल्ट एनर्जी डाली, तो ये इलेक्ट्रॉन जो निकलेगा इसकी काइनेटिक एनर्जी 2 इलेक्ट्रॉन वोल्ट होगी। अब मुझे बताओ इसके अपोजिट डायरेक्शन में कितना पोटेंशियल अपोजिट डायरेक्शन में लगा दें कि इलेक्ट्रॉन जो है घूम ना पाए, मूव ना करे, उसकी काइनेटिक एनर्जी 0 हो जाए, वो रेस्ट में आ जाए, उसको स्टॉप कर दें, दैट इज नोन एज स्टॉपिंग पोटेंशियल। अगर वर्क फंक्शन 10 इलेक्ट्रॉन वोल्ट था, 12 इलेक्ट्रॉन वोल्ट तुमने डाला, तो बाहर जो इलेक्ट्रॉन निकलेगा वो कुछ अपनी एनर्जी के साथ आएगा और वो एनर्जी 2 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। आप चाहते हैं कि ये भागे ना, मतलब उस एनर्जी के साथ इलेक्ट्रॉन की अपनी एक वेलोसिटी होगी, तो अगर इसको वहीं रोक देना है तो अपोजिट डायरेक्शन में तुम्हें 2 इलेक्ट्रॉन वोल्ट एनर्जी डालनी पड़ेगी, या कह लो 2 वोल्ट का पोटेंशियल अप्लाई करना पड़ेगा। तो स्टॉपिंग पोटेंशियल और कट ऑफ वोल्टेज refers to the voltage difference required to stop electrons from moving between plates and creating a current in the photoelectric experiment। मतलब कितना वोल्टेज अपोजिट डायरेक्शन में लगा दें कि ये मूव ना कर पाए और फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट जो है उससे जो करंट आएगी वो डेवलप ना हो। सो दैट इज नोन एज कट ऑफ वोल्टेज। तो एक बात बताओ, इस क्वेश्चन में जैसे देखो लिखा है कि द फोटो इलेक्ट्रिक कट ऑफ वोल्टेज किसी एक्सपेरिमेंट में 1.5 वोल्ट आया, तो बताओ व्हाट इज द मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी ऑफ फोटो इलेक्ट्रॉन्स एमिटेड। बोलो फटाफट आंसर क्या आएगा। अगर किसी एक्सपेरिमेंट में कट ऑफ वोल्टेज जो है वो 1.5 वोल्ट्स है, 1.5 वोल्ट्स, तो बताओ एनर्जी कितनी रही होगी। ऑब्वियसली 1.5 इलेक्ट्रॉन वोल्ट्स। अरे यार 1.5 वोल्ट है तो इलेक्ट्रॉन की एनर्जी उसके करस्पॉन्डिंग निकालोगे तो 1.5 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, या 1.5 इंटू 1.6 इंटू 10⁻⁻19 जूल, मतलब 2.4 इंटू 10⁻⁻19 जूल। तो यह है तुम्हारा कट ऑफ वोल्टेज का कॉन्सेप्ट कि अगर कट ऑफ वोल्टेज 1.5 वोल्ट है, इसका मतलब निकलने वाले इलेक्ट्रॉन के पास भी 1.5 वोल्ट एनर्जी, 1.5 इलेक्ट्रॉन वोल्ट एनर्जी रही होगी, वो उसकी काइनेटिक एनर्जी। एक और क्वेश्चन सॉल्व करो।
एक और क्वेश्चन है आपके पास यहां पर, इसको भी जरा सॉल्व करिए। कोई बात नहीं। इसके बाद ना एटॉमिक स्ट्रक्चर में बस एक ही क्लास बचती है हमारी और ये टॉपिक खत्म हो जाएगा फिर, और वो है तुम्हारे रेडियल इलेक्ट्रॉन प्रोबेबिलिटी कर्व्स हैं, कुछ ग्राफ वगैरह से रिलेटेड है जो एक क्लास हमें और चाहिए होगा, जिसमें हम एंगुलर और रेडियल नोड्स के बारे में या रेडियल डिस्ट्रीब्यूशन कर्व्स के बारे में ये सब चर्चा करेंगे। ये हमारी आखिरी क्लास होगी नेक्स्ट। तो इस क्वेश्चन को आप लोग जल्दी से सॉल्व कर दीजिए कि फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट में कलेक्टर प्लेट 2 वोल्ट है विद रेस्पेक्ट टू द एमिटर, जो कि बना है कॉपर का, और वर्क फंक्शन 4.5 इलेक्ट्रॉन वोल्ट है। अगर एमिटर पर जो लाइट डाली जाती है उसकी वेवलेंथ 200 नैनोमीटर है, तो बताओ कि मिनिमम एंड मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी ऑफ फोटो इलेक्ट्रॉन्स क्या होगी जो कलेक्टर तक पहुंचेंगे। आपके पास बहुत समय नहीं है, जल्दी से सॉल्व करिए तो मैं एक्सप्लेन करूं। क्वेश्चन में आपके ये है कि अगर ये मान लो मेटालिक सरफेस है और इस पर एनर्जी स्ट्राइक करती है और इसका वर्क फंक्शन W0 जो है वो दिया है 4.5 वोल्ट, 4.5 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। फिर यहां से जो इलेक्ट्रॉन निकलता है और ये आपका कलेक्टर प्लेट है, कलेक्टर प्लेट का मतलब जहां इलेक्ट्रॉन जाके इकट्ठा होता है, उसके और इसके बीच में 2 वोल्ट का पोटेंशियल डिफरेंस है। अच्छा एक बात बताओ, सोच के जवाब देना, ये इलेक्ट्रॉन जो यहां से निकलेगा और जब ये इधर से उधर भागेगा, ये आपका एमिटर है नेगेटिव प्लेट और ये आपका कलेक्टर है पॉजिटिव प्लेट। तो तुम ये बताओ, अगर ये इलेक्ट्रॉन यहां पर रेस्ट में भी हो, समझना मेरी बात को, इस एमिटर से, ये तुम्हारा एमिटर है जो इलेक्ट्रॉन एमिट कर रहा है, अगर उससे जो इलेक्ट्रॉन निकलता है अगर वो रेस्ट में भी हो, मतलब इस इलेक्ट्रॉन की काइनेटिक एनर्जी अगर 0 भी हो, तो जब ये 2 वोल्ट के डिफरेंस से भागेगा तब भी उसको कुछ ना कुछ काइनेटिक एनर्जी मिल जाएगी। कितनी मिल जाएगी बताइए, जवाब दीजिए, इस पॉइंट पर जवाब दीजिए कि अगर रेस्ट में भी रहे निकलने वाला इलेक्ट्रॉन, अगर तुमने यहां से जो भेजा है वो अगर 4.5 इलेक्ट्रॉन वोल्ट भी रहे, बात को समझो, जो एनर्जी यहां से भेजी है अगर वो 4.5 इलेक्ट्रॉन वोल्ट है लेट से, और वही खर्च हो गई, तो निकलने वाले इलेक्ट्रॉन के पास 0 एनर्जी, लेकिन इस पोटेंशियल डिफरेंस से जब भागेगा तो भी उसके पास काइनेटिक एनर्जी का जो मिनिमम वैल्यू है वो 2 इलेक्ट्रॉन वोल्ट तो आ ही जाएगा। अब क्वेश्चन है कि इसका मैक्सिमम वैल्यू क्या है। मैक्सिमम वैल्यू के लिए मुझे निकालना पड़ेगा कि तुमने यहां एक्चुअल एनर्जी कितनी डाली है, कितनी डाली है। तो यहां से एक्चुअल एनर्जी जो डाली है वो अगर निकाला जाए hc/λ से, और यहां सारा डेटा रखा जाए 6.6 10⁻⁻34 और 3 × 10⁸8, और उसके नीचे उसका वेवलेंथ है जो 200 नैनोमीटर है, सो 200 × 10⁻⁹, इसको जूल में निकाल के इलेक्ट्रॉन वोल्ट में कन्वर्ट करें अगर हम लोग, तो करीब करीब 6.2 इलेक्ट्रॉन वोल्ट आएगा। आप सॉल्व करके देखिएगा, करीब करीब ये 6.2 इलेक्ट्रॉन वोल्ट आएगा। अब तुम सोचो, अगर इंसिडेंट एनर्जी 6.2 इलेक्ट्रॉन वोल्ट है, तो ये जो इलेक्ट्रॉन आपका निकलेगा उसके पास इनिशियल काइनेटिक एनर्जी कितनी होगी, इनिशियल शुरुआत में,
इसके पास इनिशियल काइनेटिक एनर्जी हो जाएगी 6.2 माइनस जो वर्क फंक्शन जो खर्च हो जाएगा, मतलब 1.7 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। मतलब जो तुमने वहां पर डाला है, तुमने वहां पर जो एनर्जी डाली है उसमें से 4.5 अगर खर्च हो गई निकालने में, तो भी 1.7 इलेक्ट्रॉन वोल्ट्स उसके पास बचेगी। तो बता सकते हो कि इस केस में मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी इस इलेक्ट्रॉन की क्या होगी, कितनी एनर्जी के साथ वो भागेगा आगे। तो 1.7 उसके पास बची है और प्लस 2 इलेक्ट्रॉन वोल्ट से वो एक्सेलरेट भी हो जाएगा, तो उसके पास जो मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी है वो 3.7 इलेक्ट्रॉन वोल्ट आ जाएगी। जरा ओके करो, क्वेश्चन समझ आया? अच्छा क्वेश्चन था ये, एक अच्छा क्वेश्चन कह सकता हूं मैं, और होप कि आपको समझ आया होगा। तो ये मैं यहां पे स्टॉप कर रहा हूं इस क्लास को, इस लेक्चर को, ठीक है। इसके बाद बस एक ही लेक्चर और बचा है जो हम लोगों को पढ़ना है, जैसा कि मैं बार बार बोल रहा हूं, वो आपके नोडल प्लेन्स, नोडल सरफेसेस और इलेक्ट्रॉन प्रोबेबिलिटी कर्व्स, इन सब से रिलेटेड है। तो वो हम लोग नेक्स्ट क्लास में डिस्कस करेंगे फिर। ओके, चलिए, थैंक यू।